रज़िया मेरी पड़ोसन थी, खूबसूरत और सलीका शेयार। इसमें हर वो खूबी मौजूद थी जो एक घरेलू औरत में होनी चाहिए। बस जरा काहिल हो गई थी, वो भी इसलिए कि अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा था। शौहर की मोहब्बत और नाज बर्दारी ने इसको बड़ा नाजुक बना दिया था। वो नौकरानी के बगैर एक पिल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। खुद तो हल कर पानी भी नहीं पीती थी। कहती थी, अगर बावर्ची खाने चली जाओ तो कपड़े मैले और सिंगार मांद पड़ जाता है, मगर शौहर को क्या चाहिए? ऐसी बीवी जो रोज नई लगे। ईवी अपने बनाओ सिंधार से ही तो मर्द को अपना बना सकती है, तब घर भी खूब बना रहता है, वरना मर्द का क्या है? अपनी घरवाली की ओढ़नी मैली देखकर वो बाहर किसी उजली चीज के असीर हो जाते हैं। मैं रज़िया की बातें सुनती तो सोचती कि सब बौलत के खेल हैं। एक में हूं कि स्कूल में पढ़ाती भी हूं और घर का काम भी करना पड़ता है। कभी ऐसी बातों के बारे में सोचा भी नहीं कि बनसावर कर भी रहा जाता है। एक दिन रज़िया मेरे पास आई और कहने लगी, आजकल नौकरानी चली गई है, बड़ी तकलीफ है, मुझसे तो बिल्कुल काम नहीं होता, तुम ही कोई दूसरी नौकरानी गूंद दो। मैंने कहा, अच्छा, मैं अपने स्कूल की माई से कहूंगी। स्कूल आकर मैंने माई से बात की तो इसने कहा, बीबी, कराची से यहाँ कुछ औरतें आई हैं, खुद को बिहारी और बांग्लादेशी गरीब कहती हैं, हमारे पड़ोस में आबसी हैं, उनसे बात करूंगी, जरूर कोई ना कोई गरीब औरत काम के लिए मिल जाएगी। दूसरे रोज माई एक नौजवान लड़की को लेकर मेरे घर आ गई। रज़िया ने इससे ना तो कुछ पूछा ना सोचा, बस फौरन कह दिया कि आज से ही काम पर आ जाओ। मगर लड़की ने कहा कि मैं 400 रुपये तनख्वाह लूंगी और रोज खाने में चावल और मछली लूंगी। रज़िया ने ये भी मान लिया क्योंकि इसको रुपए पैसे की कमी ना थी जो वो तोल मोल करती। लड़की का नाम लिल और उम्र 17 बरस थी। सावली रंगत, गट्ठा हुआ बदन, बूटा सा कद, नकूश भी तीखे और पुरकशिश थे। खास तौर पर बड़ी बड़ी बेकरार आंखें इसके चेहरे पर बहुत जानदार लगती थीं। चेहरे पर मासूमियत भी थी। काफी भली सूरत थी लिल की। वो साड़ी पहनती थी और अपने लंबे बालों को लपेटकर बड़ा सा जोड़ा बनाए रखती थी। काम बहुत साफ सुथरा और फुर्ती से करती, उर्दू भी बोल सकती थी। रज़िया के घर वो बड़ी अच्छी तरह खप गई। सुबह तड़के ही आ जाती, नाश्ता बनाती, फिर घर की सफाई करती। दोपहर के खाने में रज़िया का हाथ बताती। शाम को बर्तन वगैरह धोकर वो 4-5 बजे के करीब फारिग हो जाती तो इसकी छठी हो जाती। तभी वो कभी कभार मेरे घर भी आ जा सकती थी। मुझको इसकी बातें अच्छी लगती थीं। इसकी बातों में मिठास थी। वो बताती थी कि हमारे मुख में ये होता था, वो होता था। यहाँ इसको सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि खाने को मछली और चावल बआसानी नहीं मिलते थे। मछली की खातिर इसके कुंबे की औरतें मुफ्त भी घरों में काम करने पर तैयार हो जाती थीं। लिल का कोई ना था। वो अपने महल्ले के कुछ लोगों के हमरा यहाँ बसी थी। सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी, अलबत्ता इसके महल्ले वाले जो इसके साथ ही बांग्लादेश से यहाँ आए थे, वो आपस में एक बरादरी की तरह थे। 6 माह आराम से गुजर गए। लिल ने रज़िया को कभी शिकायत का मौका ना दिया। रज़िया इससे बहुत खुश थी। कभी कभी लिल की बूढ़ी माँ भी आ निकलती। रज़िया दोनों माँ बेटी की बहुत माली मदद करती रहती थी। वो लिल पर मेहरबान थी, इसकी गुर्बत की वजह से और इसकी सलीका शायरी और अच्छी आदतों की बना पर। लिल में चोरी की आदत भी नहीं थी। कहीं जाती तो लिल को घर पर छोड़ जाती और घर की चाबियां तक इसके हवाले करके जाती थी। रज़िया के 2 बच्चे थे और तीसरे की आमद के दिन करीब थे। वो अपने मैके साहिवाल जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले मुझसे मिलने आई तो मैंने पूछा, तुम 4 माह तक साहिवाल रहोगी तो तुम्हारे घर का क्या होगा? कहने लगी, मेरे साहिब घर पर हैं, फिर लिल है, ये रोज आकर उन्हें खाना बना देगी, घर की सफाई भी कर जाया करेगी। मैं रज़िया के इस इत्मीनान पर कुछ हैरान सी हुई। नौजवान लड़की पर इतना इत्मीनान, ये रज़िया ही का हौसला था। कहने लगी, मेरे शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। वो चली गई अपने मैके और लिल बदस्तूर काम करने को आती रही। वो सुबह आती और मामूल के मुताबिक शाम को 4 बजे जाती। किसी रोज दोपहर को साहिब खाना खाने ना आते तो घर को ताला लगाकर वो चाबी मुझे दे जाती कि साहिब आए तो दे देना, मगर ऐसा शाज़ और नादिर ही होता था। वरना रज़िया का शौहर आरिफ पाबंदी से घर पर ही खाना खाने आता था, क्योंकि इसे दोपहर का खाना घर पर ही खाने की आदत थी। 3 माह बाद ही महल्ले में चामगोया होने लगे। लिल अब निखरती जा रही थी। वो साड़ियाँ भी अच्छी पहनने लगी थी। पहले से ज्यादा खुश और बनी सनवरी नजर आती थी। महल्ले वाले कहते थे कि वो अब साहिब की मंजूर नजर हो गई है। मेरे हाल लिल बहुत दिनों से नहीं आ रही थी। आखिर एक दिन मैंने खुद इसे अपने बच्चे के हाथ हलवा भेजा। इस दिन वो आई तो सही, मगर झीमती हुई, बार बार साड़ी का प्लो इस अंदाज से दुरुस्त करती जैसे अपना सरापा संभाल रही हो। जब मैंने एक भरपूर नज़र इस पर डालकर कहा कि लिल,
तुम्हारी सेहत पहले से माशा अल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। तो वो इस तरह घबरा कर रह गई जैसे मैंने इसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। पड़ोसनों की बातों पर मैंने कान नहीं जुड़े थे क्योंकि मैं समझती थी कि औरतों को बातें बनाने की आदत होती है, मगर जब मैंने इसके नए रूप को देखा तो मुझे भी शक सा हुआ कि दाल में कुछ काला जरूर है। 4 माह गुजर गए, रज़िया न आई। 2 बार आरिफ साहिब 2-4 रोज के लिए साहिवाल बीवी बच्चों के पास होकर आ गए। लिल से ही पता चला कि तीसरा भी बेटा ही पैदा हुआ है। रज़िया का अभी 2 माह और मैके में रहने का इरादा है क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और रज़िया वापस आना नहीं चाहती। अलबत्ता साहिब खुद कभी कभी वहां जाते रहेंगे। अब मुझे रज़िया पर गुस्सा आया कि इसने लापरवाही की हद कर दी थी। भला कोई औरत शौहर से इतने दिनों तक भी गाफिल रहती है। मुझे डर था कि कहीं इसको गफलत की सज़ा ना मिले, क्योंकि औरत को गफलत की सज़ा थोड़ी देर से मिलती है, मगर मिलती ज़रूर है। वही हुआ जिसका डर था। लिल की खिदमत गुजारी से आरिफ साहिब खुश होने लगे और आखिरकार इसका ख्याल रखने लगे। जब लोगों ने बातें ज्यादा बनानी शुरू कर दी तो आरिफ साहिब ने लिल और इसकी माँ को घर में मुस्तकिल ठिकाना दे दिया और महल्ले वालों को साफ अल्फाज में कह दिया कि किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिल से निकाह कर लिया है। भला और मर्द क्या दूसरी शादी नहीं करते? ये कौन सा ऐसा गुनाह का काम किया है कि लोगों का चीन्स आराम हराम हो गया है? इस ऐलान पर महल्ले वालों की जुबानें बंद हो गज। उन्होंने चुप साध ली, क्योंकि आरिफ ने लिल को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था। फिर लिल अब उनके बच्चे को जन्म देने वाली थी। लोग लिल को रज़िया का मकाम तो नहीं दे सकते थे, मगर वो अब इसके बारे में गलत किस्म की बातें भी नहीं करते थे। आरिफ एक मुअज़्ज़ज़ शख्स था और औरत जब किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी की पनाह में चली जाती है तो इसे भी इस आदमी की वजह से इज्जत का मकाम हासिल हो जाता है। लोगों ने चुप तो साध ली थी, मगर सरगोशियों से बाज नहीं आते थे। कोई कहता कि नौकरानी ने मालिकन की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठा लिया, औरत ने औरत के हक पर डाका डाला है। कोई कहता कि कसूर खुद बेगम का है, को मियाँ पर इतना एतबार किया। इतने दिन तक मैके में रह जाने की भला क्या तक थी। मैं भी बदस्तूर कश्मकश में थी कि रज़िया जाते हुए अपने मैके का पत्ता देकर गई थी कि कभी कभार खत लिख दिया करना। मैंने दारी से पत्ता तलाश किया और रज़िया को खत लिख दिया। वो मेरी पड़ोसन ही नहीं, सहेली जैसी थी। आखिर इसका मुझ पर कुछ हक बनता था। मेरा ये फ़र्ज़ था कि इसे इसके घर के हालात से बाखबर करूं। इसकी तो जन्नत लग चुकी थी और वो ना जाने को ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। मेरा खत मिला तो इसके मैके में गोया बम फट पड़ा। खत मिलते ही वो अपने तीनों बच्चों के हमरा वापस रवाना हो गई। यहाँ पहुंची तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। जिस घर को वो नौकरानी के हाथों में सौंप कर गई थी, वो अब सौकन बनी इसकी मालिकन थी। रज़िया ने तो एक क़यामत खड़ी कर दी। इस कदर झगड़ा किया कि अलमान अल हफीज़ शौहर से साफ साफ कह दिया कि इस छेविक्री को रखो आ फिर मुझे, वरना इसे तलाक को। आरिफ की हालत भी काबिले दीद थी। वो रज़िया की मिन्नत करता रहा, प्यार से समझाया कि तन्हाई में एक गलती हो गई थी, इसलिए मैंने इस गलती को निभाने का फैसला किया है कि ये बेचारी दुनिया को क्या जवाब देगी। बस इतनी मोहलत दे दो कि ये मेरे बच्चे को मेरे घर में जन्म दे ले, तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। तुम बुच्चा अपने पास रख लेना। ये अपना बुच्चा हमें देकर हमेशा के लिए चले जाने पर राजी है, मगर अब मैं उन दिनों में इसे घर से निकाल नहीं सकता और ना ही तलाक का ऐलान कर सकता हूँ। रज़िया हसद की आग में सरतापा जल रही थी। इसका एक ही मुतालबा था कि पहले लिल की सारी बरादरी को बुलाया जाए जिनके सामने इसने निकाह किया है, और उन्हीं के सामने तलाक के अल्फाज 3 बार कहकर इसे घर से चलता किया जाए। औरत को ये ज़म होता है कि वो अपने शौहर पर बड़े हुकूक रखती है और बीवी बनकर जो चाहे मनवा सकती है, मगर ये इसकी भूल है। अगर मर्द के दिल में फ़र्क आ जाए तो फिर इसके सारे मान टूट जाते हैं और औरत खुद हकीर हो जाती है। मर्द से इसकी वुसअत से बढ़कर मांगना भी बाज़ औक़ात औरत को बिकारन से कम दर्जे पर ले आता है। यही हाल रज़िया का हुआ। इसकी ज़िद ने आखिर इसका घर बर्बाद कर दिया। पहले तो शौहर हर बात मानने पर तैयार था, सिर्फ इस एक शर्त पर कि वो कुछ दिनों की मोहलत दे और ज़रा हौसले से काम ले। वो लिल और इसकी माँ को दूसरे मकान में मुंतकिल करने पर भी तैयार था, मगर रज़िया ने कोई समझौते वाली बात ना मानी। वो बस यही कहती थी कि या तो अभी इसे तलाक दो आ फिर मुझे। वो समझ रही थी कि आरिफ इसे कभी तलाक ना दे सकेगा क्योंकि वो इसकी चहीती बीवी और इसके 3 बेटों की माँ है, मगर इसने आरिफ को इम्तिहान में डाल दिया था। भला मोहब्बत करने वालों से भी इम्तिहान लिया जाता है। आखिर आरिफ ने कह दिया कि लिल एक बेआसरा लड़की है और मैं इसे फौरी तौर पर तलाक देने से मजबूर हूँ क्योंकि वो उम्मीद से है। अलबत्ता तुमको तुम्हारी जिद के पेश नज़र तलाक देता हूँ। इस एक फिक्रे के 3 बार दोहराए जाने से सारा झगड़ा खत्म हो गया। रज़िया का तख्त उलट गया, इसका मान टूट कर खाक में मिल गया। मालिकन अपने घर में अजनबी बन गई और नौकरानी मालिक बन गई।
रज़िया रोती हुई बच्चों के साथ अपने मैके चली गई। जाने से पहले वो लम्हा भर को मेरे घर आकर बैठी थी, मगर इस कदर रो रही थी कि इससे बात तक ना हो पा रही थी, और आज भी इसका वो रोना मुझे नहीं भूलता। हम सब ही नहीं, खुद रज़िया भी पछता रही है कि अगर आरिफ ने नौकरानी से निकाह कर भी लिया था तो क्या हुआ, इसके बच्चे तो बाप के तहफ़्फ़ुज़ में थे, अब तो वो रिश्तेदारों की ठोकरों में है। बच्चों को खुद से जुदा करके सौतेली माँ के हवाले करने का हौसला भी नहीं, कभी एक भाई के घर तो कभी दूसरे के दर पर जा रहती है। बाबिया इसको चंद दिन ही बर्दाश्त करती है, ससुराल वाले भी इसे रखने के रवादार नहीं। एक लल है जो इसके लिए रोती है और कहती है कि अगर ये खता ना हुई होती तो मैं कभी रज़िया के लिए दुख का बाइस ना बुनती, काश वो वापस आ सकती, मैं इसे मालिकन ही मानती और खुद इसके कदमों में बैठती। ये अल्फाज वो दिल से कहती है, मुझे यकीन है